हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 72nd बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए जो सीरीज चला रहे हैं रेस टू प्रीलिम्स, जिसमें हम टॉप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 टॉपिक है उसको जो है स्टैटिक और करेंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पिछले 1-1.5 साल में अगर कोई भी चीज़ें न्यूज़ में रही है तो उसको जो है स्टैटिक और करेंट को जो है साथ में लेके हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने इससे रिलेटेड दो वीडियो हमने अपलोड किया है इस चैनल पे। पहले वीडियो में हमने 5 टॉपिक को कराया, दूसरे में एक टॉपिक को वो थोड़ा कम्प्रहेंसिव वे में ज्योग्राफी का था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड, तो उसको कराया है। अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो आप उसको ज़रूर देखिए और आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए, और बिना कोई देरी के शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला जो आज का हम टॉपिक देख रहे हैं वो है डीलिमिटेशन। अभी डीलिमिटेशन जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इसको लेके जो है अभी चल रहा है कि जो अभी जो सेंसस हो रहा है इस सेंसस के बेस पे जो है डीलिमिटेशन परिसीमन जो है किया जाएगा। तो डीलिमिटेशन क्या था? डीलिमिटेशन एक ऐसा प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन चेंजेस टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन। मतलब डीलिमिटेशन परिसीमन हम कहते हैं, जिसका अर्थ है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे कि जनसंख्या के अनुसार सभी जो क्षेत्र है उसका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए जो है डीलिमिटेशन जो है किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, तो आर्टिकल जो है 82 जो है उसमें बताया गया है रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी आफ्टर एवरी सेंसस। जो है प्रत्येक सेंसस के बाद जो है जो भी मतलब कि क्या कहते हैं क्षेत्र है पर उसमें जो है परिसीमन का के तहत जो है रीएडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ तो सेंटर से रिलेटेड है। आर्टिकल जो है आपका 82। वहीं पे अगर सेंटर स्टेट के अंदर की बात करें तो आर्टिकल 170 है, जो स्टेट कंस्टिट्यूएंसी के लिए है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए। वहाँ पे जो है अगर सेंसस के अकॉर्डिंग जो है वो रीएडजस्टमेंट किया जाता है। डीलिमिटेशन कमीशन क्या है? इसके लिए डीलिमिटेशन जो कमीशन फॉर्म होती है वो क्या है? वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो क्रिएट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा जो है वो क्रिएट किया जाता है टू रीड्रॉ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी। मतलब कि जो भी इलेक्टोरल जो चुनावी क्षेत्र है उसको, निर्वाचन क्षेत्र जो है उसको दोबारा से रीड्रॉ किया जा सके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में अभी तक कितने जो है डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक फॉर्म हुए हैं, तो अभी तक हमारे इंडिया में टोटल जो है 4 बार जो है डीलिमिटेशन कमीशन फॉर्म हुए हैं। एक 1952 में, जो कि किसके आधार पे है? तो 1951 के सेंसस के आधार पे। दूसरा है 1963 में, वो 1961 के सेंसस के आधार पे। तीसरा है 1973 में 71 के अकॉर्डिंग। और चौथा है 2002, जो अभी जो चल रहा है वो 2002 लिमिटेशन कमीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, और उसमें जो सेंसस यूज किया गया है वो 2001 किया गया है। लेकिन अगर हम जो सीट का एलोकेशन जो है इस 2002 के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो सीट का जो एलोकेशन का को जो है वो 1971 के सेंसस पे जो है फ्रीज कर दिया गया है। यह 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976, मतलब कि 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 का, उसके अकॉर्डिंग जो है सीटों की संख्या का जो एलोकेशन है वो 1971 की जनगणना के आधार पे रोक दी गई है। अब इसका कारण क्या है कि कई सारा जो स्टेट है वो पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करे, अगर वहाँ पे अगर उनका इस तरह से अगर चीज़ें पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम कर रहे हैं तो उनके यहाँ पे जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं हो पाता। इसलिए जो है वो क्या हुआ कि जो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है सीट एलोकेशन किया जाएगा। आगे देखते हैं कि डीलिमिटेशन की ज़रूरत के ऊपर है। जैसे कि पॉपुलेशन अगर ग्रोथ हो रहा है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो उसका जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की जो ज़रूरत होगी उसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन फॉर्म की जाती है। डेमोक्रेटिक फेयरनेस बना रहे, लोकतांत्रिक जो फेयरनेस है वो बना रहे, कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है संतुलन भी जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि 1976 जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है
उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि सेंसस को जो है 1971 के अकॉर्डिंग जो है सीट एलोकेशन, मतलब 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग सीट एलोकेशन को फ्रीज कर दिया गया। लेकिन 84th मतलब 84वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम, जो एक्ट है 2001 का, उसमें जो है सीट एलोकेशन को जो है फर्दर 2026 तक जो है फ्रीज कर दिया गया है। आगे जो है 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जो कि 2003 में आता है। इसमें ये बताया गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री है उसको ड्रॉ किया जाएगा 2001 के सेंसस के आधार पे, ठीक है, ऐसा है। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा अभी जो चल रहा है डिलिमिटेशन कमीशन 2002, उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, तो जस्टिस कुलदीप सिंह जो है उसके चेयरमैन थे। अभी क्या है कि जो हमारा जो संविधान है उसमें अभी लेटेस्ट में एक अमेंडमेंट आया 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये क्या है, ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी कहा जाता है या वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट। अब क्या है कि अगर परिसीमन डिलिमिटेशन कमीशन अगर फॉर्म नहीं होगा तो इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, मतलब कि अगर एक तो पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है तो पॉपुलेशन का जो है वो पहले और अब के टाइम में काफ़ी ग्रोथ हो गया होगा, तो उसके लिए भी ज़रूरत है। वुमेन का रिजर्वेशन हुआ है, वो कितना परसेंट हुआ है, तो 33% हुआ है आपका वुमेन का रिजर्वेशन लोकसभा में, सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और दिल्ली के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे वुमेन का रिजर्वेशन किया गया, मतलब का प्रावधान किया गया 33% का। अब जम्मू कश्मीर को जो है 370 आर्टिकल 370 को जो है 2019 में, आर्टिकल 370 को 2019 में जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है इसको ख़त्म कर दिया गया, और जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा था और स्टेटहुड का जो दर्जा था जम्मू कश्मीर को, उसको ख़त्म करके जम्मू कश्मीर को जो है 2 यूनियन टेरिटरी में जो है वो डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया आपका लद्दाख और एक हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिलिमिटेशन हुआ, तो डिलिमिटेशन के जो चेयरमैन थे जम्मू कश्मीर में उनका नाम याद रखिएगा, रंजन प्रकाश देसाई। ये जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन जो हुए थे उसमें चेयरमैन थे। अब ये देखिए ये डिलिमिटेशन नहीं होगा, ठीक है, ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है रिसेंट में, बिहार विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, उस पे से SIR, जो बिहार विधानसभा के इलेक्शन से पहले SIR हुआ है, बंगाल का इलेक्शन हुआ है वहाँ पे भी SIR हुआ है। तो ये सब चीज़ को लेके चीफ इलेक्शन कमीशन जो है अभी ज्ञानेश कुमार वो भी जो है अभी न्यूज़ में रहे, तो इसके वजह से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि जिसका काम क्या है, तो इसका काम है फ्री और फेयर इलेक्शन भारत में कराना, ठीक है। यह हमारे संविधान के पार्ट 15 में इनके बारे में जिक्र है, और आर्टिकल जो है 324 से लेकर 329 तक में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। अब आर्टिकल 324 क्या बताता है, आर्टिकल 324 बताता है कि हमारे देश में संसद का, राज्य विधानमंडल का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव का कराने का जो जिम्मा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। उसका सुपरिटेंडेंस करना, मतलब निरीक्षण करना, उसको नियंत्रण करना, उसको निर्देशन देना, सब कुछ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतलब कि ये राइट दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 325 में बात करें जनरल इलेक्टोरल रोल को लेके, जो है प्रत्येक जो है टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, उसके लिए प्रत्येक निर्वाचन, मतलब कि कहा गया है कि एक इलेक्टोरल रोल होना चाहिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में। इससे इसका बस याद रखिएगा 325 ये इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड है, मतदाता सूची में जो नाम होता है उससे रिलेटेड है। ये क्या होता है, यही इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने के लिए क्या किया गया है, SIR किया गया था, मतलब किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ये पूरे इंडिया में फेज वाइज जो है ये किया जाएगा।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यह जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये क्यों किया गया है? तो जैसे मान लेते हैं कि बहुत पहले यह किया गया है, अब इतने सारे जो सालों में जो है कई लोग का जो है मृत्यु हो गई है, तो वो जो है उनका जो है इलेक्टोरल से उनका नाम हटाना, कोई डुप्लीकेसी है तो उनका नाम हटाना, या फिर कोई इलीगल है जो कि यहाँ के सिटीजन नहीं है तो उनको भी जो है अपडेट करने के लिए एसआईआर किया गया है, ताकि इलेक्टोरल रोल जो है अपडेटेड रहे। आर्टिकल 326 की अगर देखें तो आर्टिकल 326 बताता है कि हमारा जो इलेक्शन होगा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो यूनिवर्सल एडल्ट सफराज के बेसिस पे होगा। इसको क्या कहते हैं, मतलब वोटिंग के बेस पे होगा। ठीक है, वोटिंग से एक आपका अमेंडमेंट है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। इसमें क्या किया गया था कि पहले जो हमारा मतलब जो वोट देने का जो राइट था उसका मिनिमम एज था 21, उसको घटा के कर दिया गया है 18 ईयर्स। किसके थ्रू? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1888 के तहत इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1889 में यह इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह का बॉडी है। तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब बहु सदस्यीय एक आयोग है, जिसमें कि जो सदस्य के क्या मतलब कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, तो आप इसको अपॉइंट कौन करते हैं? तो ये दोनों को जो है अपॉइंट करते हैं हमारे जो देश के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका टेन्योर कितना होता है? तो इनका टेन्योर होता है 6 साल या फिर 65 साल, दोनों में से जो पहले हो जाए वो उनका टेन्योर होता है। अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो इनको ऑफिस से रिमूव कैसे किया जाता है? तो इनको जो रिमूवल का जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस है जैसे कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का, मतलब जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो सेम प्रक्रिया है हमारे मुख्य निर्वाचन आयोग के हटाने का। ठीक है, अब है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के तर्ज जैसे हटाया जाता है, उसी के तरह जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है। तो इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जाता है? तो इलेक्शन कमिश्नर को जो है प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जाता है। जब हम जो है प्रेसिडेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो है अनुशंसा मतलब रिकमेंडेशन के बेस पे जो है इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। अगर बात करें हम कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, तो इसका काम क्या है? लोकसभा का इलेक्शन कराना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कराना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराना, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करना मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना, मतदाता सूची तैयार करना, पॉलिटिकल पार्टी का पहचान करना, उनको इलेक्शन सिंबल देना, या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता लागू करना। जब इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाता है तो एमसीसी जो लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही लगाया जाता है। इनके द्वारा एक प्लेटफॉर्म जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इनके द्वारा क्या डेवलप किया गया था, उसका नाम है ECI नेट। ठीक है, ये क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ताकि चुनावी प्रक्रिया को जो है और भी बेहतर तरीके से डिजिटलीकरण किया जाए। ठीक है, उस पर जो है मतलब कि जो भी चुनावी डेटा है उसको जो है ऑनलाइन बेस पे जो है प्रोवाइड कराना। SIR तो हमने पहले ऑलरेडी बताया कि जो भी इलेक्टोरल रोल है उसको अपडेट करना और वेरीफाई करना, ये SIR का है। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण। ट्रिब्यूनल क्या है? तो ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब कि अर्ध न्यायिक जो है ये एक बॉडी है, संस्था है, जिसका काम क्या है? जी कोई भी डिस्प्यूट किसी खास स्पेसिफिक फील्ड में कोई भी किसी तरह का अगर डिस्प्यूट है तो उसमें जो है तेज़ी से मतलब कि कम टाइम में जो है जस्टिस को प्रोवाइड कराना, ये जो है ट्रिब्यूनल का काम है। इसका एम है कि जो हमारे जो आज के कोर्ट है, जो न्यायालय हैं, उन पे जो इतना बर्डन है केस के वजह से, तो उस बर्डन को जो है कम किया जा सके, ट्रिब्यूनल का जो है एक तरह से उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है। इसको ऐड कब कर दिया गया था? ये क्या है, संविधान जब लागू हुआ था उसी टाइम से ट्रिब्यूनल का जो है ट्रिब्यूनल हमारे देश में था? तो नहीं, ट्रिब्यूनल जो है हमारे देश में जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है 1976 का, उसके तहत जो है ट्रिब्यूनल को जो है ऐड किया गया था हमारे संविधान में। और ये किस पार्ट के अंतर्गत आते हैं? तो ये पार्ट 14A के अंतर्गत जो है
ये आते हैं। अब इसके लिए जो है हमारे आर्टिकल है, जो कि दोनों आर्टिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है आर्टिकल 323A, यह प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करता है। अब इसको याद कैसे करते हैं, जैसे 323A है, तो ए से क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, तो इससे याद कर सकते हैं। और एक है जैसे कि कैट हो गया, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो कैट द्वारा जो है उसको मतलब कि क्या कहते हैं, जस्टिस एसपीडी वे में जस्टिस प्रोवाइड कराया जाता है। यह जो है पार्लियामेंट द्वारा, ये इसको याद रखिएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसको पार्लियामेंट द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, मतलब पार्लियामेंट संसद द्वारा ही उसे स्थापित किया जाता है। यह एक एकल विषय पे जो है, सिंगल सब्जेक्ट पे जो है काम करता है। आर्टिकल 323B, यह जो है अदर जितने भी ट्रिब्यूनल है वो आर्टिकल 323B में आते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव है तो 323A में, अगर उस दूसरे और भी ट्रिब्यूनल है तो 323B में। अब ये क्या है, ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों द्वारा जो है इसको स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव में केवल पार्लियामेंट संसद जो है उसको एस्टेब्लिश कर सकता है, और जो बी है उसमें जो है संसद और जो राज्य विधानसभा है दोनों द्वारा जो है ये किया जा सकता है। और ये जो है मल्टीपल सब्जेक्ट पे जो है यह मतलब कि काम करता है, इसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम बात करें 2011 सेंसस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो है हमारा सेंसस चल रहा है, तो सेंसस जो है जब तक वो सेंसस पूरी तरह से मतलब कि अपडेट होकर पब्लिश ना हो जाए तब तक जो है 2011 सेंसस ही जो है वो हमारा बेस रहेगा। तो ये इसमें हम इंडिया और बिहार दोनों के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि 2011 का जो सेंसस है वो हमारे इंडिया का जो है 15वां सेंसस कहा जाता है। और ये जो है मतलब कि अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो हमारी जो स्वतंत्रता है, मतलब कि हम जब हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो हमारा देश के स्वतंत्र होने के जो है बाद यह 7वां जो है सेंसस है, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम सेंसस के जो है ओरिजिन की बात करें, ठीक है, तो सेंसस जो है लॉर्ड मेयो के टाइम में जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और जो रेगुलर सेंसस है वो रिपन के टाइम में जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यह जो है यह भी एक तरह से जो है, अब बात करें जैसे कि इसमें हम सेंसस का हिस्टोरिकल पॉइंट को अगर हम ऐड करें तो फर्स्ट जो था सेंसस, पहला जो सेंसस था वो रेगुलर नहीं था, मतलब कि वो मेयो द्वारा, लॉर्ड मेयो द्वारा 1872 में स्टार्ट किया गया था। अगर हम रेगुलर सेंसस की बात करें, फर्स्ट रेगुलर सेंसस जो सिंक्रोनाइज वे में अगर हम कहें तो इसको जो है ये रिपन के टाइम में, ठीक है, 1881 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं जो 2011 का सेंसस था उसका स्लोगन क्या था, तो उसका नारा था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अब हम बात करते हैं कि कुछ इंडिकेटर हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में कि क्या क्या है सेंसस 2011। तो जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग वो लगभग 121 करोड़ है, 121.08। मेल पॉपुलेशन की बात करें तो 623 मिलियन है, इसको अगर हम बात करें तो 62.37 करोड़ हो जाएगा। अगर फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो ये आपका 58.64 करोड़ होगा, ठीक है। अगर डिकेडल ग्रोथ की बात करें, डिकेडल ग्रोथ मतलब डिकेड मतलब क्या होता है 10, तो 10 साल में जो ग्रोथ है 2001 से जो 2011 का डिकेडल ग्रोथ है वो लगभग कितना, वो एक क्या है 17.64% है। अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, तो 382 पर्सन जो है पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो की बात करें तो 943 फीमेल पर 1000 मेल है। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें 0 से 6 साल तक जो है ये लगभग कितना है आपका 919 है, ठीक है। लिटरेसी रेट जो है ओवरऑल की बात करें तो 74.04 हो गए। अगर मेल लिटरेसी की बात करें तो 82.14% है, फीमेल की बात करें तो 65.64% है। ये सब डेटा याद रखिएगा, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 31.16% अर्बन पॉपुलेशन है, और रूरल पॉपुलेशन जो है वह 68.84% है। यह किसके अकॉर्डिंग है, ये 2011 के अकॉर्डिंग है, ठीक है।
इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो पूरे जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसका जो है 17.5% जो है इंडिया में पॉपुलेशन है। अब जो हमारा सेंसस आएगा इसमें अनुमानित है कि हम जो है देश के फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन के बेस पे, ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें तो हमारा एरिया मात्र 2.4% है। जो इंडिया का जो ऑल ओवर द जो लैंड है एरिया उसका जो है हमारे पास मात्र 2.4% है और पॉपुलेशन जो है 17.5% है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं कम एरिया में ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। अगर हम स्टेट वाइज जो पॉपुलेशन बेस पे जो स्टेट की बात करें तो सबसे जो है स्टेट है पॉपुलस स्टेट जो है जनसंख्या वाला वो उत्तर प्रदेश हो गया। सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो सिक्किम में है। अगर लिटरेसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी केरला में है। अगर लोएस्ट लिटरेसी की बात करें तो ये बिहार में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बिहार के सेंसस के रिलेटेड कि बिहार का सेंसस क्या बताता है 2011 के अकॉर्डिंग। तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ 40 लाख मतलब 10.41 करोड़ है। मेल का पॉपुलेशन जो है 5.42 करोड़ है। फीमेल का पॉपुलेशन 4.98 करोड़ है। तो ये जो है ध्यान में रखिएगा। अगर पॉपुलेशन शेयर में इंडिया की बात करें तो इंडिया के पॉपुलेशन शेयर में 8.6% जो पॉपुलेशन है वो बिहार का है। एरिया जो बिहार का है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा 11.6 पीपल जो है एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। डिकेडल ग्रोथ की बात करें तो 25.42 है। 2001 से लेकर 11 तक में ओवरऑल कितना था। अगर इंडिया की बात करें तो 17.64 और बिहार जो है 25.42 है। सेक्स रेशियो की बात करें तो 918 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 935 है। लिटरेसी रेट ओवरऑल बात करें तो 61.8 है। मेल लिटरेसी जो है इस 10 ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो 71 पॉइंट हो जाएंगे अप्रोक्स। अब फीमेल में जो है ओवरऑल 61 में से 10 घटा दीजिए 51.5 हो जाएंगे। ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में, फिर ईस्ट चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। बिहार में जो है शेड्यूल्ड कास्ट के जो पॉपुलेशन है मतलब कि अनुसूचित जो जाति है उसके पॉपुलेशन जो है वो नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो नेशनल एवरेज से कम है। अब जो है हम कुछ समिट और कॉन्फ्रेंस जो 2025-26 का है उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। पहला जो रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ है 2025-26 का, ये पहली बार हुआ है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस जो हुआ ये कहाँ हुआ है तो ये अबू धाबी में हुआ है, यूएई में। कब हुआ है 28 से 29 जनवरी 2025 को हुआ था। यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थे तो चीफ गेस्ट हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर साहब, ये चीफ गेस्ट थे। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस को, तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा, यूएई के है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अब जो है इसका थीम क्या था, थीम इस बार का था स्ट्रेंथनिंग इंडिया मिडिल ईस्ट कोऑपरेशन इन ट्रेड, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है जो इंडिया और मिडिल ईस्ट का जो पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको इन्हेंस करना, हमारा रीजनल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करना, हमारा जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में जो सहयोग है उसको और भी स्ट्रेंथन करना। अभी तो ऑलरेडी न्यूज़ में भी देख ही रहे हो कि हम अभी जो एनर्जी क्राइसिस हो रही है, जियो पोलिटिकल में इतने सारे टेंशन है, तो ये सब के बारे में रीजनल सिक्योरिटी और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस को डिस्कस करना और एनर्जी क्राइसिस पे भी डिस्कस करना। अगला इम्पोर्टेंट एक समिट है AI इम्पैक्ट समिट, ठीक है। ये जो है ये कहाँ पे हुआ तो 2026 में ये हुआ आपके इंडिया के भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये जो है इसका थीम है इस बार का AI फॉर पीपुल प्लानेट एंड प्रोग्रेस, मतलब 3P पे ये काम कर रहे हैं, पीपुल, प्लानेट और प्रोग्रेस पे। इसमें जो है इंडिया जो है हॉरिजन रोड मैप को इसमें डिस्कस किया है। पार्टनर कंट्री कौन थे उसके, इंडिया हॉरिजन रोड मैप के तो फ्रांस जो है पार्टनर कंट्री थे। इसका विजन क्या है तो इसका विजन है इंडियाज विजन AI फॉर ऑल। यह जो है AI इम्पैक्ट समिट जो हुआ है इसमें जो विजन रखा गया है वो है AI फॉर ऑल, मतलब सभी AI का जो है वो सभी के लिए। अगर हम बात करें कि AI का ये इससे पहले का कैसा समिट कहाँ हुआ है तो सबसे पहले AI का सेफ्टी समिट हुआ था यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में 2023 में, ठीक है, AI सेफ्टी समिट।
दूसरा बार जो हुआ AI सियोल समिट, या साउथ कोरिया सियोल में हुआ था 2024 में। उसके बाद हुआ था AI एक्शन समिट, यह फ्रांस में हुआ था 2025 में। और AI इम्पैक्ट समिट हुआ, यह कहाँ हुआ, यह इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ। अगला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 यह कहाँ पे हुआ है, तो यह हुआ है आपके भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है। किसके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था, तो ये जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है केवल, ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहेगा, नाम से ही क्लियर है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, मतलब इन्वेस्टर को जो है अट्रैक्ट करना। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो MAU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो लगभग जो है उसका अमाउंट याद रखिए 30.77 लाख करोड़ का जो है MOU साइन हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं बेप्स समिट 2025। बेप्स क्या है, तो बेप्स है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। बेप्स यह जो है यह किससे रिलेटेड है, यह एक क्रिएटिव जो है, एक तरह से जैसे कि मान लेते हैं ऑडियो, मतलब गेमिंग, इस सब पे जो हो गए, या वीडियोग्राफी हो गए, इस सब पे जो है, ये स्पोर्ट्स में हो गए, तो उस पे बेस्ड है, एक तरह से क्रिएटिविटी पे जो है, यह एक है। यह कहाँ हुआ था 2025 का, तो ये मुंबई में हुआ था 1 से 4 मई 2025। इसका थीम इस बार का क्या था, तो कनेक्टिंग क्रिएटर कनेक्टिंग कंट्रीज। ये जो है वेब समिट 2025 का जो है इस बार का थीम था। इसमें नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो एक चीज़ विज़न इसमें बताया गया, वो विज़न को याद रखिए, क्रिएट इन इंडिया क्रिएट फॉर वर्ल्ड, ठीक है। अब ये किस फील्ड में काम करेगा, तो इनोवेशन इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, एनिमेशन, VFX, डिजिटल मीडिया, XR, ये सब में जो है एक इनोवेटिव वे में जो है वर्क किया जाएगा, ठीक है। आगे है अभी लेटेस्ट में हुआ 52nd G7 समिट, ठीक है। तो G7 समिट अभी हुआ, कहाँ पे हुआ, तो एवियन फ्रांस में हुआ। अब है कि G7 समिट जो है यह क्या है, इसमें जो है G7 अगर नाम से देखिए तो एक तरह से क्या है, इसमें 7 जो है कंट्री होंगे। 7 कंट्री कौन कौन है, 7 कंट्री इसमें जो है आपका USA हो गया, ठीक है, ठीक है, USA हो गया, UK अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और जापान हो गया। रसिया जो है वो भी G7 समिट का एक समय पार्ट था। जैसे इसमें हम ऐड कर लीजिएगा कि 1998 में रसिया जो है G7 में रसिया को इंटीग्रेट किया गया था, और यह बन गया था G7 से G8, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया पे जो है एनेक्स कर लिया था, क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया था, तो उसके बाद जो है इसको G7 से G8 से हटा दिया गया था, और उसके बाद ये G8 जो है फिर से G7 बन गया, ठीक है। तो ये इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया G7 का मेंबर है या नहीं, तो इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। बट इंडिया को अभी तक जो है 13 बार जो है इन्वाइट किया गया है एज अ गेस्ट के तौर पे। अभी पिछले लगातार 7 बार से जो है इंडिया को G7 समिट में जो है इन्वाइट किया जा रहा है। अगर 52nd G7 की बात करें तो ये कहाँ हुआ 57, तो ये फ्रांस में हुआ। तो 51st कहाँ हुआ था, 51st जो हुआ था आपका कनाडा में हुआ था, कनाडा के कनास्किस में। और ये 51st हो गया। 50 अगर थर्ड की बात करें तो ये आपका USA में होगा, ठीक है। नाटो समिट की बात करें, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। नाटो का क्या है कि नाटो जो है इसका जो समिट हुआ था ये कब हुआ था, इसका समिट जो हुआ था जून 2025 में हुआ था, ठीक है। ये जो है कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था द हेग नीदरलैंड में ये हुआ था, ठीक है। इसको चेयर को इस बार कौन किए थे, तो चेयर जो है मार्क रूट द्वारा किया गया था, जो कि नाटो को जो है सेक्रेटरी जनरल है। नाटो जो है इसमें एक मतलब कि पॉइंट है, एक आर्टिकल में मेंशन है नाटो के तहत, उसको ध्यान में रखिए। आर्टिकल 5
आर्टिकल 5 में ये बताया जाता है कि अगर आप किसी भी एक नाटो मेंबर पे आप अटैक करते हैं, अटैक ऑन एनी नाटो मेंबर, अगर आप किसी भी एक नाटो मेंबर पे आप अटैक आक्रमण करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि नाटो के सभी जो मेंबर है उस पर आप अटैक किए। तो ये आर्टिकल 5 में जो है इसके बारे में डिस्कस किया गया है नाटो में। आगे ब्रिक्स के बारे में देखिए, ठीक है। ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स को पहले देखते हैं कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का क्या हिस्ट्री रहा है, ठीक है। ब्रिक्स में अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें तो ब्रिक्स जो है एट प्रेजेंट इसमें 11 मेंबर है, और इस क्या कहा गया, या इसको कहा गया है ब्रिक्स प्लस, ठीक है। अब जो ब्रिक्स का इतिहास अगर हम बात करें तो ब्रिक्स का जो इतिहास है वो देखते हैं। तो ब्रिक्स को जो है 2001 में जो है एक तरह से मतलब कि एक रखा गया था कि ये क्या कहते हैं उसको, जो अमेरिका हो गए बड़े कंट्री, तो इधर जो है साउथ ईस्ट जो है, मतलब कि हमारा जो एशियन साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री है उनको मिला के जो है ये ब्रिक्स जो है देश का, मतलब ब्रिक्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। कंसेप्ट जो पहली बार आया था ये 2001 में तो पहली बार आया ही था, लेकिन जब ये फॉर्म हुआ, कंसेप्ट प्रॉपर वे में फॉर्मलाइज हुआ तो ये हुआ था 2006 में फॉर्मलाइज हुआ। लेकिन जो पहला जो इसका सबमिट हुआ था तो 2009 में हुआ था, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये ब्रिक्स नहीं था, ये था ब्रिक, इसमें साउथ अफ्रीका ऐड नहीं था, ठीक है। इसको रुक जाइए, देखिए ब्रिक्स का जो आइडिया था वो आइडिया ब्रिक्स का कब था, देखिए ब्रिक्स का आइडिया जो लाया गया था वो 2001 में आया था, ठीक है। कि जो भी फास्ट ग्रोइंग जो इमर्जिंग मार्केट है वो सब आपस में मिलके एक बनाया जाए, ठीक है। लेकिन इसका जो आइडिया का जो कंसेप्ट है वो कौन से में हुआ था, तो कंसेप्ट जो है इसका 2006 में कंसेप्ट जो है फॉर्मलाइज हुआ था। इसका जो पहला मीटिंग था वो 2009 में हुआ था। उस वक्त जो कंट्री थे 4 कंट्री का था समूह, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन किया, तो साउथ अफ्रीका जो 1 साल बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया, अब जो है एट प्रेजेंट अगर बात करें कि जो है हमारे ब्रिक्स में टोटल 11 कंट्री है, 5 से लेके अभी जो लेटेस्ट 6 कंट्री और इसमें ऐड हुए हैं। वो 6 कंट्री कौन है, जैसे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो है, ईरान हो गए, यूएई हो गए, इजिप्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका इथियोपिया हो गया। उसके बाद लेटेस्ट जो ऐड हुआ है वो आपका है यहाँ, ठीक है। लेटेस्ट जो ऐड हुआ है वो है इंडोनेशिया, जो कि 2025 में ऐड हुआ है। एक दो तीन, इसमें एक और कंट्री है, एक सेकंड इसमें मिस है, वही तो 11 कंट्री है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, यूएई और एक और कंट्री है सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब, फिर इजिप्ट, इथियोपिया और इंडोनेशिया, ये एक ऐड कर लिया है कि इसमें एक और कंट्री है सऊदी अरब भी। अब इसका जो है 18 समिट जो हुआ है, ये 18 समिट कहाँ हुआ है, तो ये इंडिया में हुआ है, ठीक है। जहाँ पे एग्रीकल्चरल जो समिट है वो आपका जो ब्रिक्स का एग्रीकल्चरल समिट है वो हुआ है आपका इंदौर, मध्य प्रदेश में। अगर हम 18 की बात करें तो 17 कहाँ हुआ है, तो 17 जो हुआ है वो रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। और यह जो है इस पर किस पे बात किया गया था, तो ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन पे जो है बात किया गया था। आगे देखते हैं एससीओ समिट के बारे में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है। एससीओ में अगर बात करें कि इंडिया मेंबर है या नहीं, तो इंडिया जो है एससीओ में मेंबर है। इंडिया 2017 में एससीओ में मेंबर हुआ था। अगर एट प्रेजेंट बात करें तो एससीओ में टोटल कितने मेंबर है, तो एससीओ में जो है टोटल 10 मेंबर है। इंडिया हो गया, चाइना, रसिया, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और लेटेस्ट जो ऐड हुआ है वो है बेलारूस। इसमें जो है इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक साथ कब ऐड हुआ था, 2017 में, ठीक है। अभी जो होस्ट किया गया है इस साल वो
मतलब किया गया था वो चाइना द्वारा, कहाँ पे हुआ था, तियानजिन में। नेक्स्ट बार जो है एससीओ समिट कहाँ होगा, तो नेक्स्ट जो एससीओ समिट होगा वो किर्गिस्तान में होगा। ठीक है, अगला है एशियन। एशियन से जो है एशियन इंडिया समिट हुआ है, ये कहाँ हुआ है, कोलालमपुर मलेशिया में हुआ है 22 अक्टूबर 2025 को। यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जो इसको वर्चुअली जो अटेंड किए थे। अब मलेशिया के पीएम कौन है, अनवर इब्राहिम, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो एशियन समिट का हुआ है कोलालमपुर जो है मलेशिया में। अब जो है 28 G20 की बात करें, ठीक है, तो 28 G20 का जो समिट है वो कहाँ हुआ था, तो 28 G20 का जो समिट है वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था। अब जो है इसमें नाम थोड़ा याद रखिएगा कि अगर 20वां यह है तो पहले से देख लेते हैं। 17वां जो हुआ था 2022 में वो इंडोनेशिया में हुआ था। 18वां 2023 में हुआ था, इंडिया में हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो अफ्रीकन कंट्री है उनका जो है इसमें जो है अफ्रीकन यूनियन उनका जो है इंक्लूजन हुआ था G20 में। ठीक है, उसके बाद 19वां जो 2026 का हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था। एक इसमें टर्म आता है ट्रायोका क्या है, तो ट्रायोका मतलब ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। तो तीन क्या बताता है कि एक तो प्रेजेंट का बताता है कि प्रेजेंट कहाँ हो रहा है, एक इससे पहले जो है कहाँ पे हुआ है, और एक अगले साल कहाँ का होगा। जैसे कि अभी मान लेते हैं इस बार का G20 हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका जो 20वां है तो साउथ अफ्रीका में है। 21वां जो है आपका कहाँ होगा, तो ये USA में होगा। इसमें जो है आप लिख दीजिएगा 21 जो G20 होगा वो कहाँ होगा, वो अमेरिका में होगा। उसका 19 जो हुआ है वो कहाँ हुआ, तो ये आपका ब्राज़ील में हुआ है। तो इसको जो है ट्रायोका कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं गाजा पीस समिट। अभी जो है किसके कहाँ पे हुआ है, शर्म एल शेख जो इजिप्ट में है। ठीक है, वहाँ पे हुआ था। मीडिएशन किसके द्वारा किया गया था, तो अमेरिका के द्वारा। गाजा पीस समिट किसके बीच में हुआ था, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में हुआ है। COP30 की बात करें तो COP30 एक UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एक एनुअल समिट है, हर साल ये होता है। इसका जो है मेन एम है जो है क्लाइमेट चेंज पे जो है क्या है ग्लोबली एक्शन लिया जा रहा है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। अभी लेटेस्ट में जो 38 नंबर का जो COP हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये कहाँ हुआ है, तो ये ब्राज़ील के बेलम में हुआ है। और एक पहला COP है जो कि अमेजन रीजन में हुआ है। ठीक है, अगर 38 का बात करें तो 28 जो हुआ है COP वो दुबई UAE में हुआ है। 29 जो हुआ है वो आपका बाकू अजरबैजान में हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 38 बेलम ब्राज़ील में, 29 जो है 29 हुआ है आपका कहाँ पे, तो 29 हुआ है आपका 29 हुआ है आपका बाकू अजरबैजान में, और 28 जो हुआ है वो दुबई UAE में हुआ है। अगला एक समिट है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, यह न्यू दिल्ली में हुआ। इसका थीम है संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का। अगला है ग्लोबल फिनटेक जो फेस्ट है GFF 2025, ये मुंबई में हुआ है। इसका जो थीम है एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय AI। तो ये हो गए कुछ इम्पोर्टेंट जो समिट और कॉन्फ्रेंस है 2025-26 के, उससे रिलेटेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, लगभग 14 जो है अभी हमने बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं एक जो है बॉडी है जिसको इंडिया में जो है एक तरह से ये इंडिया का जो थिंक टैंक बॉडी है, जो पॉलिसी जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लाया जाता है उसका जो है इंडियन गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक बॉडी है नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये एस्टेब्लिश 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किसको रिप्लेस किया था, तो पहले प्लानिंग कमीशन चलता है। प्लानिंग कमीशन क्या है, तो इससे रिलेटेड हमने जो है पहला जो रेस टू जो इसका वीडियो है इस रेस टू प्रीलिम्स सीरीज़ का, उसमें जो है हमने प्रॉपर प्लानिंग कमीशन, उसके सारे जो प्लानिंग कमीशन है 12 जो प्लानिंग कमीशन है सबको मैंने डिस्कस किया है। उसका ईयर क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबको किस मॉडल पे है, सबको हमने डिस्कस किया। आप वो वीडियो को ज़रूर देखिए।
ये एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, ना ही इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी इसका जिक्र है, ना ही किसी एक्ट के तहत बनाया गया है। यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब कैबिनेट के ऑर्डर से ये बनाया गया है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर नई दिल्ली में। इसके चेयरपर्सन कौन है? तो इसके जो चेयरपर्सन है वो आपके पीएम है। मतलब कि हमारे जो अभी के जो क्या कहते हैं, जो भी परसेंट एक्स ऑफिशियो जो चेयरपर्सन है वो एक तरह से पीएम ही नीति आयोग के होंगे। ठीक है, अगर बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव जो है इसका है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को जो है प्रमोट करना। मतलब कि स्टेट और सेंटर के बीच का जो रिलेशन है उसको जो है मतलब कि प्रमोट करना, स्ट्रेंथन करना। ये इंडिया का क्या है? थिंक टैंक पॉलिसी है, पॉलिसी थिंक टैंक है। अगर इसमें बात करें गवर्निंग काउंसिल बॉडी होता है तो उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं? तो सारे देश के जो सारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और सारे यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं। अगर हम बात करें कि वाइस चेयरपर्सन और सीईओ, इन दोनों को अपॉइंट कौन करता है? तो इन दोनों को अपॉइंट जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अगर एट प्रेजेंट अगर बात करें कि अभी के सीईओ कौन है, सीईओ ऑफ नीति आयोग, ये याद रखिएगा, ये है निधि छिब्बर। ठीक है, निधि छिब्बर जो है ये इसके क्या नाम है? सीईओ है। अब बात करें इसके द्वारा कई सारे जो है ना इंडेक्स रिलीज किया जाता है नीति आयोग द्वारा। जैसे कि एक इंडेक्स है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एक तो एसडीजी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो ग्लोबल बेस पे होता है। ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स है जिसको कि नीति आयोग द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें टॉप स्टेट कौन है? पहले पे है उत्तराखंड, दूसरा पे है केरला। दूसरा जो है इंडेक्स वो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये भी जो है नीति आयोग द्वारा किया जाता है, बाय नीति आयोग। ठीक है, इसका मेन क्या है? ये जो है किस पे कौन कौन से इंडिकेटर को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है? तो न्यूट्रिशन को देखते हुए, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टालिटी को, मैटरनल हेल्थ जो है माता जो होती है जो बच्चे को जन्म देती है उनके हेल्थ के बेस पे, जो हमारे अगर हम बात करें ये सब को देखते हुए 3 इंडिकेटर पे जो है यह इंडेक्स 3 इंडिकेटर के ग्राउंड पे जो है रेडी किया जाता है। अभी अगर हम बात करें 2005-06 से लेके अभी तक जो है MPI मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो है काफ़ी सुधार देखने को मिला है। इसमें काफ़ी जो है पॉवर्टी से कई बहुत मतलब कि अच्छे खासे जो है यहाँ पे काम किए गए हैं और बहुत ज़्यादा की जनसंख्या जो है पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। अगला है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, यह स्टेट के बेस पे है जो नीति आयोग द्वारा किया जाता है। यह मेजर करता है इंडियन स्टेट के फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। ठीक है, इस इंडेक्स में जो अभी टॉप पे है वो उड़ीसा है, दूसरा पे छत्तीसगढ़, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर गुजरात। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। ये एक और निकालता है नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का SDG इंडेक्स, जिसमें कि असम टॉप पे है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर। नीति आयोग द्वारा कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन जो कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे मतलब बेस्ड है। अगला है एक जो है नीति आयोग द्वारा प्रोग्राम जो है वो नीति आयोग द्वारा ही लॉन्च किया जाता है, वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है प्रोग्राम। यह लॉन्च किया गया था नीति आयोग द्वारा 2018 में, जिसके तहत जो है 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो है पूरे इंडिया में जो है उसकी पहचान की गई थी। और इसका एम क्या है कि जो एम है इसका रैपिड सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि सामाजिक आर्थिक जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना किसके थ्रू? तो 3C के थ्रू, कन्वर्जेंस के तरह, कोलाबोरेशन, कंपटीशन। ठीक है, तो ये 3C के बेस पे जो है यह जो है सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना का जो है एम रखा गया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए। अगर इसमें बात करें कि इसमें बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट है तो ये याद रखिएगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कि किसका है तो ये नीति आयोग का है। इसमें बिहार के 13 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। अररिया हो गए, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी। एक है कि इसमें पटना जो है वो
इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। अगर इसके जो है 2018 में ये लॉन्च किया गया था, तो इसके सक्सेस को देखते हुए नीति आयोग द्वारा जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया। लॉन्च कब किया गया था? 2023 में। तो ये जो है ब्लॉक लेवल पे ये मतलब कि काम किया जाएगा, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम कब होगा? वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। आगे कुछ इंडिकेटर है जो कि अभी करंट अफेयर में भी बात चल रही है कि इसका बेस ईयर में जो बदलाव किया जाएगा। जैसे कि बेस ईयर है जीडीपी कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका पहले जो बेस ईयर है 2011-12 है, उसको जो है नया बेस ईयर जो है प्रपोज किया गया है 2022-23। सीपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2012 बेस ईयर है, उसको 2024 किया जाएगा, ये भी मोस्पी के अंदर आता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका 2011-12 है, इसको 22-23 किया जाएगा, ये भी मोस्पी के अंतर्गत आता है। अगला है डब्ल्यूपीआई, ये थोड़ा याद रखिएगा कि इसको रिलीज करने वाला जो या मिनिस्ट्री जो जिसके अंतर्गत ये आते हैं ये अलग है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है मोस्पी के अंतर्गत आता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका बेस ईयर पुराना क्या है? तो 11-12 है, इसको भी 22-23 प्रपोज किया गया है। एक है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसका जो है नया बेस ईयर ही 22-23 रखा गया है। ये भी जो है एक ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है DPIIT, ठीक है, उसके अंदर ऑफिस है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उसके द्वारा यह मतलब रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का सेशन, ठीक है। तो ये सारे जो आज हमने बताए सारे जो है आपके आगामी सब 72वीं BPSC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की इस सेशन में बस इतना ही। कल हम फिर हम आगे के कई अगले चैप्टर को हम देखते हैं, ठीक है। इस बार जो है टॉप जो अब है 150 जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। एक बार जो है इस टॉपिक को एक बार देखिएगा, आपके जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको दिखेंगे एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है जिस टॉपिक से हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी 150 टॉपिक होंगे, तो इससे जो है आपको क्वेश्चन उसमें ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।